मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। कुछ चीजें कॉमन सेंस की होती हैं, उसमें साइंसदानों की हमें जरूरत नहीं। ये कायनात खुद से बन नहीं सकती, इसमें इतनी बेहतरीन मैनेजमेंट हो नहीं सकती। तो अलहम से लेके वन्नास तक अल्लाह ने कुरान में शहद की मक्खी की मिसाल दी, कहा इन जानवरों को सूखा चारा खिलाते हो और चिकना गाढ़ा दूध हम तुम्हारे लिए इसमें से पैदा करते हैं। ऐसी मशीन खुद बन गई। सूखे चारे को आप लेके जाओ, जापान के साइंसदानों को बोलो यार इसमें से तेल का एक कतरा निकाल के दिखाओ, कहेंगे यार अब तक हमने ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं की है। आप बादाम लाओगे तो हम तेल निकाल देंगे, जुड़िया बाजार में लेके जाओगे देर से निकलेगा, जापान के साइंसदान के पास लेके जाओगे एकदम बेहतरीन फौरन निकाल देगा और ज्यादा मिकदार में, यही कर, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन बादाम से तेल निकालेगा वो। लेकिन अल्लाह कहता है मैंने ऐसी मशीन बनाई गाय भैंस और चौपायों की सूरत में, नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फरथिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन, कि सूखा चारा खिलाते हो, चंद घंटों में 3 चीजें बनाता हूं सूखे चारे से। एक गोबर बनाऊंगा जो जमीन की ताकत और तवानाई का जरिया बनेगा, ऐसी बेहतरीन खाद के अब तक हमारी फैक्ट्रियों में ऐसी खाद नहीं बनती है। जो जाली खादें बन रही हैं इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया, ऑर्गेनिक चीजों से हमें महरूम कर दिया है। आज भी गोबर की खाद की सब्जी 10 गुना ज्यादा कीमत पे खरीदता है यूरिया से। उसको पता है कुदरत का ऑल्टरनेट अभी तक नेचर का ऑल्टरनेट पैदा ही नहीं हुआ अभी तक। ये गोबर ये जमीन के लिए ताकि दोबारा जमीन घास उगाए, और ये सूखा चारा कौन खाए? जानवर। दूसरी चीज अल्लाह कहते हैं हम उस सूखे चारे से क्या करते हैं? दम बनाते हैं, खून, ब्लड। वो ब्लड क्या है? वो ईंधन है, वो उस मशीनरी के लिए डीजल का काम कर रहा है, पावर दे रहा है उसको। हर मशीनरी को सप्लाई चाहिए कि नहीं चाहिए? पावर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये उस भैंस के लिए, उस गाय के लिए क्या है? पावर। और फरमाया जिस फैक्ट्री में दूध बनता, जिस फैक्ट्री में गोबर बन रहा है उसी में खून बन रहा है। तो मिम्बईनी फरसिन वदमिन, दूध वो जो है गोबर और खून से बचा के हम क्या करते हैं? लबनन खालिसन, ऐसा दूध निकालते हैं उसके थनों में, खालिसन, जिसमें ना गोबर की बदबू, ना गोबर की रंगत, ना खून की बदबू, ना खून की रंगत। ये तो उसका जाहिरी कलर है। और मजे का कितना है? साइगल लिशारिबीन, पीने वालों के हलक में फिसलता चला जाता है। हमारे हजरत जब ये आयत पढ़ते थे कहते थे इतना मजा आता है, ऐसा लगता है दूध का एक गरम गरम गिलास पी लिया हमने, इतना मजा आता है। ये तो टेस्ट है उसका, उस सूखे चारे का टेस्ट देखो क्या था, क्या निकाला है। और उसमें ऑयल कितना है, चिकनाहट कितनी है, गरम करो इतनी मोटी मलाई, उसे गरम करो देसी घी। उस सूखे चारे में कहीं घी नजर आ रहा था आपको? ये चंद घंटों में हो रहा है, ज्यादा टाइम नहीं लग रहा इसमें। इन्न फी ज़ालिका लआयातिन लिक़ौमी यतफ़क्करून, कुरान कह रहे हैं गौर और फिक्र करने वालों के लिए इसमें बड़ी बड़ी निशानी है। ये मशीन खुद नहीं बन सकती। औहा रब्बुका इलन नहल, तेरे रब ने शहद की मक्खी को सिखा दिया। शहद की मक्खी ने अपने आप को खुद ऐसा खूबसूरत डिजाइन नहीं किया है, पूरी फैमिली और खानदान की शक्ल में रहती है। क्या खानदानी सिस्टम पे, फैमिली सिस्टम पे शहद की मक्खियों में किसी मोटिवेशनल स्पीकर ने तकरीर की थी कि तुम्हारी एक मलका होगी, एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी, और जब नर ज्यादा तादाद में हो जाएं तो औरतें पकड़ के उनको मार दें? ये होता है। शहद की मक्खी में जब नर की ग्रोथ रेशो बढ़ता है तो कुछ मक्खियां इस काम पे होती हैं कि ये कबाब में हड्डी बनने के अलावा किसी और काम के नहीं है। ये सिवाय छेड़छाड़ के और ये छत्ते का माहौल खराब करने के अलावा कुछ नहीं करेंगे। वो मजदूर मक्खियां जो फीमेल होती हैं वो उन मेल्स को मार देती हैं। उनको किसने बताया भाई? ये एक मैनेजमेंट है शहद की मक्खी के पूरे निजाम में। और अल्लाह फरमाते हैं हमने मक्खी की खोपड़ी में ये इंस्टॉल कर दिए सॉफ्टवेयर, उसको समझा दिया है अनित्तखिदी मिनल जिबाली बुयूतन व मिनश शजर व मिम्मा यारिशून, दूर दराज इलाकों में निकल जा, बाय एयर सफर कर, तेरा रब वापसी के रास्ते तुझे भूलने नहीं देगा। फस्लु की सुबुला रब्बी की जुलुला, मैं तुझे कर्व ट्रिग्नोमेट्री का इल्म पहले से सिखा दूंगा। वो ट्रिग्नोमेट्री के इल्म अल्लाह ने उसकी खोपड़ी में इंस्टॉल किया। मक्खी बाय रोड सफर नहीं करती है। बाय रोड सफर करना आसान है, बाय एयर सफर करना कैलकुलेशन के बगैर मुमकिन नहीं है। आपने कभी देखा हवाई जहाज कराची से इस्लामाबाद जा रहा हो,
पायलट के, मैं तो 2-3 दफा पायलट के पास बैठ कर आया हूं ना, तो पायलट ने 4 शादियों में बयान सुना तो बड़ा मुतासर गले लगा लिया ना उसने मुझे। तो अब पायलट जा रहा है जी, अब कराची से लाहौर जाना है, तो अब देखता हुआ जा रहा है। बाई रोड में तो यही होता है, पहले भाई यहां से आप डिफेंस से निकलो, 3 तलवार से सीधे हाथ पे टन मारो, एक मॉल आएगा वहां से टन मारो, आसान है, आदमी को याद रह जाता है। तो बाय एयर ऐसे सफर नहीं होता कि जी वो पायलट देखता हुआ जा रहे हैं, मैं लाहौर कहाँ रह गया यार, वो मीनार पाकिस्तान आ रहा है, मीनार पाकिस्तान से 1 किलोमीटर आगे जाके मैंने उल्टे हाथ पे टन मारना, ऐसा नहीं होता। बहुत पेचीदा कैलकुलेशन है, जो बड़े बड़े कर्व ट्रिग्नोमेट्री के जो माहिरीन हैं, कर्व ट्रिग्नोमेट्री का मुजीद मुसलमान साइंसदान था अल-बैरूनी, गोरे 100% उसी को कॉपी कर रहे हैं, इसमें जर्रा बराबर भी कोई तब्दीली अब तक नहीं हुई है, वही पूरी कैलकुलेशन है जो अल-बैरूनी साइंसदान की थी। तो वो अरबी में थी, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया है, लेकिन बड़ी पेचीदा है वो, तो 100% उसी को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन मक्खी बाय एयर सफर करती है, किसी ट्रिग्नोमेट्री के माहिर के पास नहीं जाती कि भाई मुझे बताओ, मैं एक्चुअली इतनी दूर निकल आई हूं, मुझे पता ही नहीं मेरा छत्ता है कहां। वो थोड़ी आएगी कि 3 तलवार था फिर वहां से इधर टन मारा, वो हवा में जा रही है। आप पढ़े साइंसदान क्या कहते हैं, वो सूरज की रोशनी साये को पूरा कैलकुलेट करती है। जब मैं उड़ी थी तो साया ऐसे था, इस जाविये पर था, जब मैं यहां आई हूं तो साया ऐसे हो गया, इसका मतलब मैंने इतनी डिग्री पे इतने किलोमीटर सफर किया है। ऐसी कैलकुलेशन उस छोटे से दिमाग में डाल दी है, जिसको कुरान ने अपने अल्फाज में कहा, फस्लुकी सुबुला रब्बी की दुलूला, तेरे लिए तेरे रब ने वापसी के रास्ते मुसख्खर कर दिए, वो तुझे भूलने नहीं देगा। तो ये मेरे भाई, ये खुद बखुद बोलो ना, नहीं हो सकता। तो ये बहुत आसान है। तो अब अगला सवाल जल्दी से, अगला सवाल ये है, बनाया तो है भाई किसी ने, ये पागलों वाली बातें छोड़ दो कि एवोल्यूशन, ये तो बेकार किस्म की बातें, खुद बहुत हुआ है। वो ये लोग ये भी कहते हैं, देखो आप जिस माहौल में जाते हैं उसी माहौल के लिहाज से एडजस्ट हो जाते हैं, इसका मतलब एवॉल्व हो रही है आपकी बॉडी। अबे एवॉल्व तो हो रही है, इतना तो हम भी मानते हैं, इतनी के नाक कान आंख दिल दिमाग जिगर उगा है उसके अंदर है भाई, इतनी कहां से। फिर पैदा हो रहे हैं तो मर्द पैदा हो रहे हैं, औरत पैदा हो रही है, वो अलग जिन्स है, ये अलग जिन्स। तो फितरत ने अपने आप को इतना मुनज्जम कर दिया कि पानी से कभी मर्द पैदा हो रहा है, कभी औरत, और दोनों के मिलाप से फिर नस्ल चल रही है। ये नहीं हो सकता भाई। तो खैर, किसी ने बनाया है। इस सवाल में आप साइंसदानों को अपना बाप नहीं बना सकते, ये इनके पास इसका जवाब नहीं है। दूसरी बात, बनाने वाले ने क्यों बनाया, इसका जवाब बनाने वाले के अलावा कोई भी नहीं देगा। हमारे साबिक वजीर आजम ने कहा था, मुझे क्यों निकाला, तो ये हमसे नहीं पूछा था, ये किससे पूछा था, जिन्होंने निकाला है। अब हमने इसका जवाब इसलिए नहीं दिया, भाई जिन्होंने निकाला है उनसे पूछो, यही है ना, लॉजिक की बात है भाई। जो काम करता है उससे पूछा जाएगा। आप बच्चों को सुबह शाम डांटते हो, बेटा ये गिलास यहां क्यों रखा है, तो बच्चे कहते हैं अब्बू मैंने नहीं रखा, ये आप ही ने रखा है, ये बाजी ने रखा है। ये कह रहे होते हैं ना बच्चे, भाई ये बर्तन किसने तोड़ा, ये क्यों तोड़ा, तो बच्चा फौरन क्या कहता है, मैंने नहीं तोड़ा। तो जो काम करता है, जब भी वो मोटे आदमी को लोग कंधा नहीं दे रहे थे ना कि हमने थोड़ी मारा है सही है ना, उसी वजह से तो कह रहे थे कि भाई हमने मारा ही नहीं, हम जिम्मेदार थोड़ी हैं। तो ये जो साइंसदान है ना, इनको हम बाप नहीं बना सकते। इस सवाल के जवाब में कि हमें क्यों बनाया गया, इसमें जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, आप उनको बिल्कुल भी इस सवाल के जवाब में लिफ्ट ना कराएं। उनके बाप के पास भी इसका जवाब नहीं है। वो आपको ये बता सकते हैं आपका बिजनेस में आप कैसे कामयाब हो सकते हो, आप अच्छे साइंटिस्ट कैसे बन सकते हो, आप मुआशरे में कारआमद फर्द कैसे बन सकते हो, आपकी सेहत कैसे अच्छी हो सकती है। उनके पास इंतहाई अहम तरीन सवाल कि हमें भेजा क्यों गया है, हमें पैदा क्यों किया है, इस सवाल का जवाब मोटिवेशनल स्पीकर के पास नहीं है। और मैं समझता हूं मेरे और आपके लिए सबसे अहम तरीन सवाल यह कि हमें क्यों पैदा किया गया। एक मिसाल से बात समझाता हूं मैं। देखो, आपको कंपनी ने भेजा किसी प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है ना, कंपनियां भेजती है ना कि यार ठेकेदारों को भेज दिया कि यार इंजीनियर को भेज दिया, वहां हमने एक बिल्डिंग बनानी है। आप गए वहां पे, तो उसमें आपकी कुछ जरूरतें भी हैं, कंपनी खाने का भी इंतजाम करेगी, रिहाइश का भी इंतजाम करेगी, बीमार हो गए तो डॉक्टरों, पूरा पैनल जाता है ना साथ में। अब आप जब वहां पहुंचे
समझ लें कि साउथ अफ्रीका के जंगलों में भेज दिया आपको कंपनी ने कि यार हम एक कोई नया प्रोजेक्ट वहां शुरू कर रहे हैं, बस अफ्रीका के जंगलों में हम कोई काकड़दिन्ना कर रहे हैं, हम ना वहां पे काकड़दिन्ना समझते हैं? काकड़दिन्ना ये होता है, कव्वाली जब शुरू होती है ना तो शुरू में आराम आराम से चलती है, वो शुरू में आराम आराम से, फिर एकदम जोश आके काकड़दिन्ना इस तरह की आवाज आती है। तो ये जब एकदम से कुछ होता है ना, मजा ही आ जाए तबीयत, इसको कहते हैं काकड़दिन्ना। तो यानी हम जंगल में मंगल करना चाहते हैं, कोई अफ्रीका के जंगल में ऐसा कोई बिल्डिंग बने, कोई ऐसा प्रोजेक्ट बने, एक बिल्कुल शेर गीदड़ लोमड़ियां दाएं बाएं और आपका एक खूबसूरत सा होटल हो वहां पे जंगल में। क्या हो जाएगा? यानी लोग तो मालदार जो पैसा है वो तो चाहते हैं ना ऐसी जगह जाके रहो जो बिल्कुल ही यूनिक किस्म की जगह हो। अब आप गए, आप भी उसमें थे, प्रोजेक्ट दिया कंपनी ने, तो अब जाहिर है कंपनी जब जंगल में भेज रही है तो खाने पीने का भी इंतजाम होगा भाई, किसी को बीमार हो गया तो डॉक्टरों का पैनल भी जा रहा है। तो अब आपको गाड़ियां भी दी वहां पे, हर तरह की सहूलतें आपको दे दी वहां पे। आपको ऑर्गेनिक ग़िज़ा मिले तो गाय भैंसे भी दे दी उन्होंने, यार वहीं दूध निकाल के पियो, वहां कौन खरीद के लेकर आएगा, है भाई। भेड़ बकरियां भी दे दी कि काट के वहीं गोश्त खाओ। सारे इंतजामात जो एक मुनासिब लाइफ के लिए जरूरी हैं कंपनी ने आपके लिए मुहैया कर दी। अब आप जब वहां गए, आप थे फॉर एग्जांपल मैनेजर थे, आपका काम था मजदूरों को जमा करना और इंजीनियरों को जमा करके नक्शा बनवाना। आपने क्या किया? आपने वहां जाके आपने कहा कंपनी ने बड़ी ज़बरदस्त सहूलत दी है यार, मुझे सुबह नाश्ते में पराठे भी मिलते हैं और 2 अंडे की सहूलत भी और डबल रोटी की सहूलत भी है। ऐसा करो आज नाश्ते में ब्रेड ले आओ, पराठे कल खाऊंगा मैं। दोपहर लंच में आपने कहा आज बिरयानी थी, पुलाव खाएं कि बिरयानी खाएं? आपका आइडिया कि यार कल बिरयानी खाइए, आज क्या चलेगी? पुलाव। रात डिनर में क्या करना है? शाम को चाय समोसे का इंतज़ाम। सुबह आप जॉगिंग कर रहे हैं तो यार थोड़ा मैं ऐसा ना हो पराठे खा खा के यहीं फटफटा के ख़त्म हो जाऊं, सुबह जॉगिंग शुरू कर दी। अब क्या हो रहा है कि आप बेहतरीन लुत्फ़अंदोज़, फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहे हैं कि लाइफ को कैसे हम बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। वो आपको बता रहे हैं कि जी सेहत के हवाले से आप रोज़ाना 25-30 डंड पेला करें। आप 7 कामयाब लोगों की अलामतें, कोई किताब आपको 7 हैबिट्स ऑफ सक्सेसफुल पर्सन, वो आप लेकर गए थे 7 कामयाब तरीन लोगों की 7 अलामतें कि वो कैसे अच्छी लाइफ गुजारते हैं। उन अलामतों के मुताबिक आपने अपने अंदर वो अलामतें कि यार वो टाइम पे सोते हैं, वो इरादे के पक्के होते हैं, वहाँ आपने वर्कशॉप्स करवाना भी शुरू कर दी, अटेंड करना भी शुरू कर दी। नहीं समझा पा रहा मैं अपनी बात। ज़बरदस्त। फिर आपको शिकार का भी शौक था, आपने कहा यार थोड़ा जंगल में हिरन विरन भी जाके देखते हैं, शिकार करते हैं। ज़बरदस्त लाइफ गुजर रही है, लोग कह रहे हैं दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है ये। सेहत भी अच्छी है भाई, सेहत भी क्या है? बेहतरीन है। और इसकी लाइफ में एंटरटेनमेंट भी है, खुशियां भी हैं, सक्सेस ही सक्सेस हर जगह। और अब तो लोग आपसे ट्रेनिंग लेने लगे कि हजरत आप जो इतनी हंसी खुशी लाइफ गुजार रहे हैं वो 7 हैबिट्स जो हैं ज़रा हमें भी बताएं। आपने 14 बता दी उसको। आपने कहा कुछ तो गौरों से, कुछ मेरे अपने तजर्बे हैं। अब नई किताब मार्केट में आई, 14 डिफेंस के लड़के तो यही कर रहे हैं ना, 14 कामयाब लोगों की 14 अलामतें। 1 महीने बाद कंपनी का फोन आएगा, बे कर क्या रहा है वहां पे? तुझे जो काम देने के लिए गया था कमबख्त, हम तो सैटेलाइट से देख रहे हैं, अभी तक एक कील भी नहीं ठुकी है उसमें। भाई कोई खुदाई का काम तक तो शुरू हुआ नहीं है वहां पे, तू किन चक्करों में पड़ गया है? आप जवाब में कह रहे हो भाई लाइफ को एंजॉय करो, गधे घूम रहे हैं, ज़ेबरे घूम रहे हैं और इतना खूबसूरत मंजर, भेड़ बकरियां और दूध, ऑर्गेनिक चीजें, मेरी तो सेहत अच्छी हो रही है। और फिर 4 शादियों पे बयान भी सुन रहा हूं आजकल मैं, यही 4 शादियां भी हो गई आपके जंगल में ही है भाई। और बड़ी लाइफ ऐसी जबरदस्त भाई, और तनख्वाह भी हर महीने आप ले रहे हैं कंपनी से। अब कंपनी छोड़ेगी आपको? बोलो ना। कंपनी कहेगी तू अपने खर्चे पे आया यहां पे क्या है, ये तेरे बाप का जंगल है, यही कहेगी ना। जैसे हम ठेकेदारों से बात कर रहे होते हैं ना, ठेकेदार अगर कोई गलत जगह कील ठोक दे, मैं किराएदार था तो किसी के घर में मैं किराए पे मैंने लिया हुआ था, मेरी नई नई इत्तेफाक से शादी हुई थी, छुप के रह रहा था मैं, फिर बाद में बता दिया था 10-15 दिन बाद। तो घड़ी लगानी थी, हम दीवार पे ना कील ठोक रहे थे कि यहाँ घड़ी लगानी है। मुझे अंदर से आवाज़ आई, मालिक मकान का घर साथ ही था, एक खातून जो मालिक मकान खातून, उनकी आवाज़ आई, दीवारों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं ये लोग। वो मुझे मलफूज नाम भी तक याद है।
ایسے موقع پہ لوگ کیا کہتے ہیں, تیرے باپ کا گھر ہے جو جہاں چاہے تو کیل ٹھوک دے, کہتا ہے نا مالک مکان. ابے تجھے کرائے پہ دیا ہوا ہے, آرام سے رہے, یہ تھوڑی کہ جہاں چاہے کیل دیواروں کا. مجھے وہ خاتون کی نا درد سے نکلی ہوئی آواز, اچھا وہ میرا بڑا احترام کرتی تھی, مفتی صاحب ہیں ایسے نا, لیکن ان کو نہیں پتا تھا میں ان کی آواز سن رہا ہوں. اپنے بچوں سے کہہ رہی ہیں دیواروں کا بیڑا غرق کرنے. مجھے اتنی ہنسی آئی, میں نے چھوڑ دیا, میں نے کہا بھائی رہنے دو. اچھا جب ملی ہے تو پھر وہی مسکرا کے ماشاء اللہ صاحب خیریت سے. میں نے دل میں سوچا دیکھو ادھر ان کے جذبات کیا تھے. تو کمپنی آپ سے کہے گی یہ تیرے باپ کا جنگل ہے اور یہ تیرے باپ کے بکرے ہیں جو میں نے تو کاٹ کے روزانہ کھا رہا ہے. یہ بکرے تو اپنے ساتھ لے کر آیا تھا کیا؟ اور یہ جو تو روزانہ ڈبل روٹی میں مکھن لگا لا ہے, آج پراٹھا ہونا چاہیے تو آج بریانی ہونی چاہیے تو آج پلاؤ ہونا چاہیے, تیرے باپ کی دیگیں پکڑی ہیں یہاں پہ, یہی بولے گی نا. تیرا تو ایک دھیلا سالے خرچ نہیں ہوا. ایسی جو گالیاں اس کو آتی ہوں گی جو معین اختر کے ماموں نے بھی وہ گالیاں دی ہوں گی. وہ انور مقصود کا معین اختر کے ساتھ پروگرام ہے نا کہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. آپ لوگ تو نئے نا, ہمارے پرانے لوگ تو بہت سنتے رہتے ہیں. معین اختر کا پروگرام ہے, یوٹیوب پہ سرچ کر لیں انور مقصود کے ساتھ. کراچی میں رہتے رہتے نا ماموں گالیاں دینے پہ آ گئے تھے, حالات اتنے خراب تھے. کہہ رہے نلکا کھولو تو پانی نہیں آ رہا تو نلکے کو گالیاں, اور بٹن دباؤ پنکھا نہیں چل رہا پنکھے کو گالیاں, بلب جلاؤ کہہ رہے ہیں جل نہیں رہا تو بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. صحیح ہے. تو آپ کتنی گالیاں کمپنی کتنی گالیاں نکالے گی نا, جو بھی اونر ہوگا کہ یار تو تیرے باپ کا ہی ہے جو یہاں. میرے بھائی ہمارے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے. جب کسی نے بنایا ہے ہمیں, ہم خود نہیں بنے ہیں, اور یہ سارے جانور, گائے جس کی میں نے مثال دی, سوکھا چارہ کھلا کے دودھ پیدا ہو رہا ہے, شہد کی مکھی شہد بنا رہی ہے, ایک ایک چیز کو اٹھا, کیا سسٹم ہے. خربوزے کا بیج زمین میں ڈالا, ایسے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, کونپلیں نکلی, پودا نکلا, بیل نکلی, پھر اس میں پھول پیدا ہوئے, پھولوں نے تتلیوں کیڑوں مکوڑوں کو اٹریکٹ کیا اپنی طرف, ایک پورا سسٹم ہے. اور اس سے نر مادہ پھولوں کا ملاپ ہوا, اس سے پھر پھل پیدا ہوا, وہ بڑا ہوا, پھر خربوزہ بن گیا, پھر کاٹا تو اس میں وہی بیج جو آپ نے زمین میں دفن کیا تھا. یہ خدمتیں ہو رہی ہیں, ایک نہیں ہے. قرآن کہتا ہے اخرجنا به ازواجا من نبات شتى, لاکھوں قسم کے نباتات, پھل پھول بیل سبزیاں, اناج غلہ, اتنی چیزیں, ان میں سے ما کان لکم ان تنبتوا شجرها. قرآن کہتا ہے ایک چیز بھی تم نے نہیں ایجاد کی ہے اس میں سے, یہ سب ہم نے کیا تمہارے لیے. اور آپ اس لائف میں آنے کے بعد پیدا ہوئے, خدا نے ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے 2 چشمے جاری کر دیے. کمال ہے, پہلے ماں روٹی کھاتی ہے, اس روٹی سے بچے کی آنکھ ناک کان بن رہا ہے. ادھر بچہ پیدا ہوا, اندر کا سارا سسٹم چینج. حالانکہ وہی ماں ہے, پہلے تو دودھ نہیں بن رہا تھا. کیا حسین اتفاق ہے یار, ادھر بچہ آیا, اب وہی روٹی کھائے, چاول کھائے, گوشت کھائے, ہر چیز دودھ میں تبدیل ہو رہی ہے, اور دودھ چھاتیوں میں پہنچ رہا ہے. اور بچہ پیدا ہوتے ہی کچھ بھی نہیں جانتا, دودھ پینے کا طریقہ بھی جانتا ہے, کہاں سے ملے گا یہ بھی جانتا ہے. تو میرے بھائی آپ جب دنیا میں آئے نہیں, بھیجا گیا ہے. ہم نے کیا کیا, ہم نے جب گوروں کو پڑھنا شروع کیا, ان کے ہاں نائٹ کلب ملے ہمیں, ان کے ہاں ہمیں عیاشی ملی, شراب ملی, اور ترقی اور سائنس اور یہ ساری جو لائف کو ظاہر ہے انٹرٹین کرنے کی چیزیں, تو ہم ان چیزوں میں الجھ گئے. ہم نے کہا یار اب میرا ہدف ہے بحریہ ٹاؤن, ڈیفنس میں تو بن گئے 2-4 بنگلے, اب بحریہ ٹاؤن کی طرف نکلو یار, کب تک ڈیفنس میں پڑے رہو. لوگوں کا یہ سوچ ہے, لیکن ڈیفنس والوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ بحریہ ٹاؤن تو تیل بیچتا ہے ہمارے سامنے, تو اس لیے میں بیان واپس لے رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ سیاسی سطح پہ ڈیفنس کی قیمتیں گر جائیں یار. کچھ آج کل میرے بیان کرنے سے پہلے وہ ہر آدمی اپنے مطلب میں استعمال کر رہا ہوتا ہے, ہر آدمی نا, تو وہ ایک دم قیمتیں نہ نیچے آ جائیں کہ ابے وہ بحریہ ٹاؤن والوں پر ڈیفنس والے مر رہے ہیں, تو وہ ڈیفنس والے مجھ پہ غصہ ہو جائیں گے, تم نے ہماری پلاٹوں کی قیمتیں 2% کی کر دی یار. تو بحریہ ٹاؤن میں جاؤں گا تو میں یہ بیان دے دوں گا. فی الحال یہاں پر یہ ہے کہ وہ والے اس پہ مر رہے ہیں, لیکن آپ کا ایک ہدف ہے یار, اتنے پلاٹ یہاں, اتنے پلاٹ یہاں, پھر لائف کو انجوائے کرو یار, گرل فرینڈ رکھ لی, شراب کباب, چھٹے مٹے سکون کے لیے میوزک, اسی میں آپ الجھ گئے. تو اللہ یہ کہنے میں بجا ہے کہ یہ تیرے باپ کی زمین ہے بھائی, ہے یہ تمہارے, ما کان لکم ان تنبتوا شجرہ, یہ درخت تم نے اپنے ہاتھوں سے یہ بیجوں میں یہ سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں, یہ آسمان سے بارشیں. یہ سوال کیا جا سکتا ہے نا, تمہارا باپ برس آتا ہے, معذرت کے ساتھ تھوڑی ابیوزو لینگویج, لیکن اس کے بغیر بات سمجھ میں آئے گی نہیں. ابے تبے جب تک نہیں کرو میرے بھائی بات سمجھ میں نہیں آتی. آپ کسی سے قرضہ مانگنے جاؤ
تو کیا خیال ہے آپ, ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایکچولی میرے 1 کروڑ روپے لیے تھے اور پہلی تاریخ کا کہا تھا, تو کائنڈلی اگر وہ دے دیں گے تو آپ کی بڑی نوازش ہوگی, مل جائے گا. یہاں تو زیادہ تر تاجر لوگ ہیں نا, ایسے ملتا ہے کہ کائنڈلی آپ 1 کروڑ روپے دے دیں, وہ کہے ایکسکیوز می سر آئی ڈونٹ ہیو, آپ کہیں تھینک یو اپنا خیال رکھیے گا, میں کل دوبارہ ٹرائی کروں گا. ایسے ہوتا ہے, بات سمجھ میں آئے گی اس کے. آپ جب جاتے ہو نا, تو ہم نے تو دیکھا ہے لوگوں کو قرضہ کیسے نکلوا رہے ہوتے ہیں, سنا رہے ہوتے ہیں, اس کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں, اور کیسی کیسی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں وہ آپ معین اختر سے پوچھ لیے گا مرحوم رحمت اللہ علیہ سے. تو اس کے بعد تو میں بھی اب تھوڑا سا اس اسٹائل میں کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی. تو بھائی یہ زمین ہمارے باپ کی نہیں ہے. گورا یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے, ہم اس میں پیدا ہوئے ہیں, اب ہم جو چاہے کریں. قرآن بار بار کہہ رہے یہ تمہارے باپ کی زمین نہیں ہے, اس میں آسمان سے پانی تمہارا باپ نہیں برساتا, ٹھیک ہے نا, زمین سے جو طرح طرح کے نباتات پیدا ہو رہے ہیں تمہارا باپ نہیں نکالتا, اور شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے اتنی محنت سے, اور چھتا تم کاٹ کے پورا شہد پی جاتے ہو, یہ چھتا تمہارے باپ نے نہیں بنایا. کسی کے والد صاحب بیٹھے ہو تو معذرت بھائی, ٹھیک ہے نا, تو یہ تمہارے باپ نے نہیں بنایا. یہ ایک ایک چیز, جعل لکم من انفسکم ازواجا, قرآن کہتا ہے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے اس نے, عورت کو پیدا کیا, عورت کی اٹریکشن مرد کی طرف, مرد کی عورت کی طرف, یہ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں تاکہ ہماری زندگی ایک حسین زندگی ہو, محبت والی زندگی ہو, انٹرٹینمنٹ ہو اس زندگی میں کچھ. تو یہ ساری چیزیں گاڈ گفٹڈ ہیں, یہ خود بخود نہیں ہے. تو قرآن کہتا ہے تمہیں بھی ایک پروجیکٹ دے کے ہم نے بھیجا ہے, اس پروجیکٹ پہ کام کرو گے تو یہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, اس پروجیکٹ پہ کام نہیں کرو گے تو میں تم سے یہ نعمتیں روکوں گا نہیں, لیکن آخرت میں اس کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. بہت سخت سزا رکھی ہے اللہ نے, وہ جہنم کی آگ ہے, وہ سزا بہت سخت سزا ہے.